नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिवेट पे स्टडी पर। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो कि 31 जुलाई 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उस पेपर का डिस्कशन करेंगे। और यह जो रेलवे एनटीपीसी के लिए 2024 में सबसे लाटेस्ट और नया बुक आया है किरण पब्लिकेशन का, उसका सेट नंबर 25 है। ठीक है, इसमें क्या है, टोटल 25 सेट दिया हुआ है, जिसमें लास्ट 5 सेट जो है, लास्ट 5 सेट प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, और इसमें जो सेट नंबर 1 से है फिर प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो हम लोग लास्ट 5 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो डिस्कशन सबसे पहले कर रहे हैं, फिर ये समाप्त हो जाने के बाद आपका सेट नंबर 1 से डिस्कशन शानदार तरीके से उसको करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का ये क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर का ये लास्ट सेट है। ठीक है, इसमें क्या है, मैथ, रीजनिंग, जीके जी जो सब साथ में बता रहे हैं। फिर सेट नंबर 1 से जब डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिस सेट, उसमें जीके जीएस का अलग वीडियो और मैथ रीजनिंग का अलग वीडियो। जो लोग मैथ रीजनिंग का जिनका अच्छा है तो वो क्या है, सिर्फ जीके जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जीके जीएस का अलग सेपरेट वीडियो रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। तो यूरोपीय संघ का हिस्सा कौन नहीं है, तो देखिए यूरोपीय संघ में कुल कितने देश है, तो 27 देश है। ठीक है, और उसी 27 देश में इसमें से चारों में से कौन नहीं है वो पूछा है। तो इसमें से आपका ये अर्जेंटीना नहीं है। ठीक है, अर्जेंटीना यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यानी कि ग्रीस, जर्मनी और हंगरी ये यूरोपीय संघ का हिस्सा है। यूरोपीय संघ में 27 देश है। अब देखिए पूछ लिया जाता है, कुछ ये समझिए हार्ड प्रश्न में आता है तो पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा देश इसमें यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। तो आपको सरसरी निगाहों से थोड़ा सा 1-2 बार जान लेना है कि कौन कौन सा यूरोपीय संघ का हिस्सा है। जैसे कि आपको बता देते हैं, एक बार ध्यान से सुनना है। 27 जो देश है इसमें, ठीक है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस गणराज्य, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा और फिर नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। ये 27 देश है यूरोपीय संघ का हिस्सा है। एक बार फिर से समझिए, देखिए ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस गणराज्य, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, उसके बाद है हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन वो स्वीडन। ठीक है, तो ये 27 देश से ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है, तो ब्रुसेल्स में है, ये याद रखना है। अच्छा जो यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना कब हुआ था मालूम? इसकी स्थापना हुआ था 1993 में, है ना। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुआ था। और यूरोपीय संघ का मुद्रा क्या है, तो यूरो है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, ABCD और E की लंबाइयाँ अलग अलग है, केवल 2 व्यक्ति D से छोटे हैं। तो देखिए इसमें है कितना, टोटल 5 व्यक्ति। ठीक है, अब 5 में बोला क्या, केवल 2 व्यक्ति है D से छोटा। ठीक है, केवल 2 व्यक्ति अगर छोटा रहेगा तो यहाँ नीचे 2 व्यक्ति। ठीक है, यानी कि बीच में रहेगा D, तभी तो टोटल 5 है ना, टोटल 5 सदस्य है। तो D से केवल 2 छोटा है, यानी कि D तक 3 हो गया, ऊपर जाएगा 2, यानी कि बीच में हुए D, है ना, ये कन्फर्म है कि बीच में D है। ठीक है, फिर बोला E F से लंबा है, लेकिन जैसे E F से लंबा है लेकिन A से छोटा है, तो A से छोटा बताया, यानी कि ये नीचे जाएगा, है ना, इसका मतलब है कि ये नीचे जाएगा EF। ठीक है, अब क्या बोला कि A सबसे लंबा नहीं है, यानी कि A यहाँ जो है सबसे ऊपर नहीं आएगा। तो A जब वहाँ नहीं आएगा, DEF आ चुका है, तो यहाँ A कहाँ जाएगा, A यहाँ आएगा। ठीक है, उसका जो बच जाएगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर में चल जाएगा C। ठीक है, तो वही पूछा आगे कि कितने व्यक्ति C से लंबे, तो C से एक भी व्यक्ति लंबा नहीं, क्योंकि C सबसे बड़ा है। ठीक है, C देखिए सबसे ऊपर है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि लेम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ठीक है, सबसे बड़ा दुनिया का ये ग्लेशियर है, लेम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। ठीक है, तो याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और
भारत का सबसे बड़ा अगर ग्लेशियर पूछे तो वो है सियाचिन ग्लेशियर जो कि लद्दाख में है। नेक्स्ट है 3 बसों का चालों का अनुपात 5, 4 और 6 उनके द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। तो देखिए चाल का अनुपात और समय का अनुपात जो होता है वो एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है। चाल का अनुपात और समय का अनुपात उल्टा होता है। तो देखिए अनुपात जो दिया हुआ 5, 4 और 6 इसका उल्टा निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे आसान तरीका है ना, देख के निकाल दीजिएगा। देखिए 5 है यहाँ, तो 5 की जगह जो फर्स्ट वाला है उसके जगह लिखना है ये बाकी दोनों को गुना करके, जैसे 4 बचा है और 6 बचा है तो बाकी दोनों को गुना करिए, कितना जगह 4 छक 24, ठीक है। अब बीच वाले में लिखना है तो बाकी दोनों को गुना करिए, यानी 5 और 6 को 5 छक 30। अब लास्ट वाला लिखना है तो लास्ट वाला छोड़ के बाकी जो बचा वो दोनों गुना करके लिए 5 चौक 20। अब यही रेशियो इसका समय का अनुपात हो जाएगा। चाल का अनुपात ये होगा, है ना, ये दिया हुआ है, और समय का अनुपात हो गया ये, ठीक है। इसी तरह निकालना है, पहले की जगह लिखना है पहले को छोड़ के, यानी कि बाकी जो 2 बचा है, यानी 4 और 6 6 चौक 24 लिख दिए। अब इसको कट कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। 2 से काटिए 12, 15 और 10, अब नहीं कटेगा, है ना, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर क्या है 7 प्लस कितना है 13, 20 हुआ। उसके बाद प्लस है 20 में कितना जुड़ा 26, फिर है प्लस 46 में 9 6 15 है ना 39, ठीक है। यानी कि हो क्या रहा है प्लस आगे जो हो रहा है 13 दूनी 26, 13 3 39, फिर 13 चौके 52, 13 25 65, 13 78, ऐसे करके आगे ऐड होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें अगर 13 ऐड हुआ है तो इसमें 13 दूनी 26 ऐड हुआ है, फिर इसमें 13 3 39, फिर 13 चौके 52, फिर इसमें होगा 13 25 65। तो 65 जब ऐड करेंगे तो 137, और 65 जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 202, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है। तो एंड्रॉयड जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण इसमें से कौन नहीं है, तो कैंडी भी नहीं है, ठीक है। बाकी पाई, लॉलीपॉप और मार्शमेलो ये क्या एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण है। कौन कौन सा पाई, लॉलीपॉप और मार्शमेलो ये है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कब हुआ था। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार 1973 में हुआ था। किसने किया था, मार्टिन कूपर ने किया था ना। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, मार्टिन कूपर ने किया था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना, भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुआ था। और अच्छा भारत में 4G की शुरुआत कब हुआ था मालूम। तो 4G की शुरुआत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। भारत में 4G की शुरुआत कब हुआ था, 2012 में, ठीक है। और भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब हुआ, वो हुआ 2022 में, ठीक है। अच्छा 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है, तो 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला पहला देश है जापान, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 80 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 संख्याओं का अनुपात में ये दिया हुआ है, दोनों का योग इतना है, यानी देखिए इसको जोड़िएगा 3 और 5 कितना आएगा 8, 8 दे हैं 80, अनुपात 1 का मान कितना आ गया 10। तो बड़ी संख्या पूछा है कौन सा, बड़ी कौन है 5 बड़ी है, यानी 10 बचे 50, ठीक है। इसका आंसर हो गया 50। अब 50 कहाँ है ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पूछा गया है कि किस अंग की व्याधि, तो किस अंग से रिलेटेड है, EEG जो है ये मस्तिष्क से रिलेटेड है, ठीक है। मस्तिष्क से इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, है ना। EEG का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम हो गया, ठीक है। और इसी तरह एक क्वेश्चन आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हृदय से संबंधित जो हृदय की जांच के लिए वो कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हृदय वाला है ECG, है ना, कौन सा है
एक तो ये हो गया मस्तिष्क से, और हृदय वाला है ECG, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, ये हृदय से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी इसका आंसर क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर एक, ये मस्तिष्क से, EEG जो है मस्तिष्क से रिलेटेड है, और ECG है ये हृदय से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर है। तो इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको महत्वपूर्ण जो है बंदरगाह याद रखना है, जो कि निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जामों में रिपीट होते रहता है। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ये है कोलकाता में, ठीक है। तो इस टाइप के हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखना है, एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रख दिया गया था। तो नवाबा शोभा बंदरगाह जो कि मुंबई में है, उसका नाम बदलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रख दिया गया था, ठीक है। अच्छा, कुछ बंदरगाह के बारे में यहाँ पर रिवीजन करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नहावा शोभा बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रख दिया गया, जो कि मुंबई में है, ये ध्यान रखना है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है। तो कांडला बंदरगाह जो है ये है गुजरात में, ठीक है। याद कैसे रखना है कि गुजरात यानी रात में कांड हो गया, यानी कांडला बंदरगाह जब भी आए तो आंसर दिमाग में आ जाएगा क्या, गुजरात, ठीक है। कांडला यानी कि रात में कांड हो गया। और एक है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। तो देखिए दीप जो है, पारादीप को दीप से रिलेटेड करिए। दीप जो है जो जलाते हैं हम लोग, दीप है ना, जो दिवाली आने वाली है तो दीप जो जलेगी, तो वो दीप जो है ये उड़ता है। दीप कैसे, जब जलता है तो ऐसे से उड़ता है, ठीक है। तो जब उड़ता है यानी उड़ीसा, पारादीप बंदरगाह कहाँ आ गया, उड़ीसा, है ना। दीप उड़ता है तो पारादीप उड़ता है, ऐसे रिलेट कर लीजिए तो याद रहेगा हमेशा, उड़ता यानी उड़ीसा में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एक है मोरमुगांव बंदरगाह। तो मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में, इसको नाम से याद रहेगा, मोरमुगांव गोवा, गाँव गोवा, मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में, ठीक है। अच्छा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में आता है। चटगांव बंदरगाह किस देश में। तो चटगांव बंदरगाह जो है ये बांग्लादेश का है। और चाबहार बंदरगाह कहाँ का, ईरान का। चाबहार बंदरगाह ईरान का है। सीतबे बंदरगाह किस देश का है। तो सीतबे जो है ये म्यांमार का है, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश दौर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधि में भाग लिया। तो 2021 में अपने बांग्लादेश दौर के दौरान कहाँ पर ये भाग लिया था, ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था हमारा। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 26 मार्च 1971 में। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। और बांग्लादेश में ही बंदरगाह है चटगांव बंदरगाह, है ना। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है। तो सिडबी का फुल फॉर्म देखिए, हर शिफ्ट में फुल फॉर्म से क्वेश्चन भी आएगा, कंप्यूटर से 2 प्रश्न आएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है, इस टाइप की तैयारी आपको करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि इसी लेवल से और इसी पैटर्न पर आपको तैयारी ज़बरदस्त करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा फुल फॉर्म है ना, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है सीडीबी का फुल फॉर्म हो गया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सीडीबी का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक, है ना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और सीडीबी की स्थापना कब हुआ था। तो 1990 में हुआ था, ठीक है। और सीडीबी का मुख्यालय कहाँ है। तो लखनऊ में है, याद रखना है, सीडीबी का मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट है, LMNOP और R एक ही इमारत में 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, उससे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है। तो इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 7 है,
तो आर सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन मंजिल क्रमांक 4 पर नहीं रहता है। आर और एम के मध्य केवल एक व्यक्ति रहता है, ओ पी के ठीक ऊपर रहता है और पी क्यू के ठीक ऊपर रहता है, और क्यू और एल के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। तो एन के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं? ठीक है, देखिए इसमें अब कैसे बनेगा। तो 7 मंजिला है पहले, तो 7 मंजिला है, उसमें आपको लिख लेना है पहले 7 मंजिला। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिख के आपको बनाना है, तो आसानी से बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला क्या है, 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके बाद ऊपर जो है 2 है, और इस प्रकार से आगे है। ठीक है, तो ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 7 है और आर सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 तक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 मंजिल तक है। तो इसमें बोला कि आर सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। सम यानी कि या तो 2 या तो 4 या तो 6 इतना पे रहेगा, लेकिन ये बोला आर 4 पे नहीं रहता है। ठीक है, इसमें लिख दिया है कि क्रमांक 4 पर नहीं रहता है, तो आर यहाँ नहीं रहेगा, यानी कि 2 या तो 6 पे रहेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आर के बारे में लिखा है आर और एम के मध्य केवल एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, तो आर अगर यहाँ रखते हैं तो एम को यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति रहता है। फिर आगे क्या लिखा है कि ओ पी के ठीक ऊपर रहता है, ओ पी के ठीक ऊपर रहता है, तो ओ को ऐसे लिख दीजिए, ओ पी के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओ पी के ठीक ऊपर रहता है। उसके बाद बोला पी क्यू के ठीक ऊपर रहता है, पी क्यू के ठीक ऊपर रहता है। पी यहाँ है तो क्यू यहाँ हो गया, क्यू के ठीक ऊपर रहता है। क्यू और एल के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, क्यू और एल के मध्य। तो पहले क्या देखिए, ये वाला क्यू और एल के बीच, तो पहले ये जो ओ पी क्यू है, तो यहाँ पर ये बैठ जाएगा ओ पी क्यू। उसके बाद बोला है कि क्यू और एल के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, क्यू और एल के मध्य। तो क्यू और एल कहाँ जाएगा, क्यू और एल 3 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, यानी कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। जैसे 1 2 3 से अधिक व्यक्ति यहाँ हो सकता है। ठीक है, क्यू और एल के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 से अधिक व्यक्ति है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना है कि आर क्या बोला था कि सम मंजिल जो है सम क्रमांक वाले में उस पे बैठता है ना। मंजिल जो क्रमांक आर जो है सम क्रमांक वाली मंजिल पर बैठता है। तो देखिए सम वाले में 2 है, एक 4 है, एक 6, तो 4 पर तो बैठा नहीं। अब पी यहाँ आ गया, तो आर जो है ये कहाँ चला जाएगा, आर चला जाएगा 7 पे चला जाएगा ना। आर नहीं आर हाँ 6 पे जाएगा, क्योंकि सम क्रमांक पे बैठता है, तो ये 6 पे चला गया। ठीक है, तो अब देखिए एल कहाँ जाएगा, एल कहाँ जाएगा, एल सबसे ऊपर जाएगा है ना, क्योंकि 3 से अधिक, क्यू यहाँ लिखा है क्यू और एल के बीच 3 से अधिक व्यक्ति हैं, तो 1 2 3। ठीक है, तो एल जो है ये सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें देखिएगा। तो फिर है एन के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं ये पूछा है, तो बाकी बच गई एन यहाँ है। ठीक है, जो बच गया है एन यहाँ रहेगा। ठीक है, तो एन के नीचे कितने व्यक्ति हैं ये पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एन के
नीचे 4 व्यक्ति है ना। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी इसका PDF भी है ना, आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक, इनमें से किस संख्या को इतना में जोड़ने पर परिणाम के रूप में इतना प्राप्त होता है? तो सिंपल है, किस संख्या को इतना में जोड़ने पर, तो मान चलते हैं x को। ठीक है, तो इसमें जोड़ें यानी कि माइनस इतना, ये दोनों जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 26/33। ठीक है, अब x माने थे, ये क्या माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5/11, इसको एलसीएम ले लीजिए, 33 26 हो गया, प्लस 11 33 5 15, 26 और 15 क्या हो जाएगा 41 है ना, 41/33 ऑप्शन नंबर 1 में इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में BAC और OBC का मान निम्न से किसके बराबर होगा? तो पूछा है क्या BAC यानी कि ये कौन, अब प्लस किया है OBC है ना, यानी कि O यहाँ लिखा गया है, O यहाँ होगा। ठीक है, OBC तो ये दोनों का योग कितना होगा? तो देखिए पहला नंबर ये आपको मालूम है कि जो त्रिभुज होता है वृत्त के अंदर, ठीक है, और इसका जो समद्विभाजक आंतरिक कोण कहीं कटता है तो यहाँ जो कोण होता है इसका दोगुना होता है। ठीक है, यानी यहाँ अगर x है तो यहाँ कितना होगा 2x है। ठीक है, ये दोगुना होता है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा 2x हो गया और यहाँ x था। ठीक है, तो अब जैसे कि BAC, ठीक है, BAC ये पूछा है BAC, तो BAC का मान कितना हो गया x प्लस OBC, तो यहाँ का मान कितना होगा? तो देखिए ये है 2x, ठीक है, ये वाला। तो देखिए टोटल इस त्रिभुज की बात करें है ना OBC का, तो इसमें क्या होता है टोटल सभी कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर जो होगा देखिए ये परिधि से केंद्र पर ये खींचा हुआ अथी है। ठीक है, ये परिधि से केंद्र पर, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, त्रिज्या है ना, दोनों त्रिज्या बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर आएगा। ठीक है, तो 180 - 2 कर देंगे, अब बाकी फिर दोनों में 2 बांट देंगे आधा आधा, यानी ये कोण बराबर होगा। तो 180 - 2 x, इसको आधा आधा बांट दीजिए, यानी कि 200 करेंगे, भागा दे देंगे, तो आएगा कितना 90, भागा देंगे तो 90 - x आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों का योग हो जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा x और x कट गया, यानी कि 90 बच गया, यानी कि इसका और इसका योग जो है क्या आ गया 90 है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो आसानी से इसको समझ गए होंगे। सिंपल चीज़ें ये ध्यान रखना है कि इसके जो वृत्त का परिधि पर बना कोण जो होता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर का ठीक उसी तरफ है ना, उसी तरफ ये भी ध्यान रखना है कि केंद्र पर बना कोण उसी तरफ परिधि पर बना कोण का दुगुना होता है। ठीक है, तो ये दुगुना हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया था, और ये भुजा ये जो त्रिज्या है ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये दुगुना जैसे हुआ तो यहाँ x है तो यहाँ 2x हो गया। अब पूछा था क्या x प्लस ये वाला कोण। ठीक है, तो x प्लस ये वाला कोण क्या होगा 180 - 2x बटा 2 करेंगे तो 90 - x आया था, तो ये कट गया, तो 90 इसका करेक्ट आंसर आ गया था। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसके पास यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है कितना 15 है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 72। कैसे आया 72, देखिए 2 तिया 6 गुना 3 + 1 किया। ठीक है, फिर 7 तिया 21 + 2 किया है, फिर यानी गुना 3, अब प्लस आगे बढ़ते जा रहा है, यानी +1 +2 +3 +4 ऐसे बढ़ते जा रहा है, अब गुना 3 होते जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ 2 तिया 6, तो
यहाँ 7 हुआ यानी कि +1, फिर 7 21, 21 +2 हुआ 23 हो गया। फिर यहाँ करेंगे क्या, 23 69, अब री करेंगे क्या, +3 करेंगे ना, +1 +2 +3 करेंगे यानी 72। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, यदि प्लस का चिन्ह ये दिया हुआ है तो ये सब इस तरह दिया हुआ है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए, है ना, कुछ भी निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब 18/6 तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए 18/6, भागा का अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया है यानी कि वही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद है प्लस, प्लस का अर्थ है गुना, ठीक है, प्लस का अर्थ हो गया गुना। अब है आगे क्या है यहाँ गुना, तो गुना का अर्थ क्या हुआ, गुना का अर्थ है माइनस, ठीक, गुना का अर्थ क्या हो जाएगा -2, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दिए, 6 तिया 18 यानी 12 36, 36 और 5 41, 41 में 2 गया 39, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, यदि ABC में है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B बराबर 110 है, ठीक है, फिर कोण B माइनस कोण A बराबर 10 डिग्री है, तो इस त्रिभुज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्या देखिए, कोण A और A प्लस B यानी कि और इतना दिया हुआ मान, तो दोनों को जोड़ेंगे ना, सिर्फ जोड़ेंगे तो ये देखिए कोण B का मान निकल जाएगा, ये माइनस से ये प्लस कट गया, फिर हो गया कोण B यानी कोण 2B बराबर 110 और ये 10 120 यानी कि 2 से कट गया 60 बार में, यानी कि B का मान क्या आ गया 60 डिग्री। तो B का मान 60 जैसे आया तो A का मान क्या आ जाएगा 6 5 11, ठीक है। तो 6 5 11 हो गया, जैसे कि ये त्रिभुज है, तो B का मान कितना आया था, B का मान आ गया था 60, ठीक है। B का मान आया 60, तो यहाँ से A का मान फिर निकल जाता है, B का मान जैसे 60 आया था 6 5 11, तो A का मान हो गया 50, ठीक है। और तो C का मान क्या हो जाएगा, तो टोटल 180 डिग्री होता है, तो 6 5 11 7 18 यानी कि यहाँ पर 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्या है, AC सबसे लंबी भुजा है और BC सबसे छोटी भुजा है, ठीक है। तो ये वाला ये गलत है, ठीक है, ये कन्फर्म नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा, है ना, कि जो AB सबसे लंबी भुजा है और BC सबसे छोटी भुजा है, ठीक है। जैसे कि ABC, ठीक है। तो इसमें क्या है कि AB बोला है कि सबसे लंबी भुजा है, तो AB सबसे लंबी, पहले क्या डिग्री लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 50 डिग्री आया था, यहाँ पे 60 डिग्री आया और यहाँ 70 डिग्री था, ठीक है। तो 70 डिग्री के भुजा जो है, सामने वाली भुजा जैसे डिग्री में जो बड़ा है उसका सामने वाली भुजा बड़ा रहेगा, 70 के सामने बड़ी भुजा है AB, ठीक है। तो AB सबसे लंबी भुजा हो गया और BC सबसे छोटी भुजा है BC। तो ये कैसे होगा, यहाँ जैसे देख सकते हैं 5 से, यहाँ 5 के सामने कम से सबसे छोटी जो डिग्री है कौन है उसके सामने वाले छोटा होता है, तो BC ये वाला सबसे छोटी है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, तो इस टाइप से इसको बना लेना है, ठीक है। तो 17 का ये वाला सही है, ठीक। तो काफ़ी इजी था, मेन है कि इस समीकरण से तोड़ के यहाँ पर के A और B का मान निकल गया, C का मान भी आसानी से निकल जाएगा क्योंकि ABC तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गोवा को पुर्तगाल से कब स्वतंत्रता जो है किस वर्ष में प्राप्त हुई। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी, तो ये 1961 में हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, भारतीय सेना द्वारा गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था, 1961 में आज़ाद कराया गया था, ठीक।
ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा है। 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा है, ठीक है। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू था, और लागू है तो गोवा में है, ठीक है। और दूसरा राज्य बन गया उत्तराखंड, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, बाकी पुर्तगाली से भी क्वेश्चन अगर आपको रिवीजन करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था, पुर्तगाली था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, तो वो था वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में आया था, कहाँ, केरल के कालीकट पर। उसका स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने किया था। भारतीयों के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था, है ना, जो कि 1498 में ये आया था। नेक्स्ट है महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है, तो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये है उज्जैन में, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उज्जैन में, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मंदिर के बारे में। जैसे रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है, तो रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर भी कहाँ है, तो वो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तमिलनाडु से कुछ महत्वपूर्ण जो मंदिर है याद रखना है, रामनाथ स्वामी, मीनाक्षी मंदिर, या तो बृहदेश्वर मंदिर, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, ये सभी तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत p है। यदि इन 5 संख्याओं के तुरंत बाद की 2 अन्य क्रमागत विषम संख्याओं को इसके साथ मिला दिया जाए तो प्राप्त नया औसत मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक चीज़ इसमें समझना है कि यहाँ क्या लिखा है, मान लीजिए कि 5 क्रमागत विषम संख्या, तो 5 क्रमागत विषम संख्या हो, या तो 5 क्रमागत सम संख्या हो, या तो 5 क्रमागत संख्या हो, है ना, डायरेक्ट प्राकृतिक। तो उसमें क्या होता है कि यदि 5 क्रमागत जो है तो उसका औसत जो होता है वो बीच वाला होता है। जैसे कि 5 है तो उसका बीच वाला उसका औसत होता है। तो यहाँ बोला है कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, तो ये 5, ये p दिया हुआ, ठीक है। तो औसत p है, यानी कि बीच वाला है p, ठीक है, बीच वाला है p। और क्रमागत क्या है, विषम में, तो विषम है तो इसके पहले जो आइएगा, यानी कि बीच वाला है 5 में, तीसरे स्थान पर ये है, तो दूसरे स्थान पर आ जाएगा p+2, माइनस होगा ना, पीछे आ जाएंगे तो माइनस होगा। एक है p, फिर आ जाएंगे p-2, फिर p-4, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो p+2 और p+4, ठीक है। तो बीच वाला ये, और बोला कि आगे अगर 2 क्रमागत बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या होगा कि p+4 के बाद 6, फिर p+8, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए अब इसमें भी जब p+8 तक आ गया, यानी कि p इतना तक था बीच वाला, p+2, p+4, फिर p+6, p+8, यानी कि कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 3 को अथी करना है ना, 3 इधर से करेंगे तो आएगा आपका p+2, इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। p+2 इसका करेक्ट आंसर है ना। 20 का 2 हो गया इसका करेक्ट आंसर, p+2 हो गया। तो बस खाली इसमें ध्यान रखना क्या, जो क्रमागत जब आ जाए विषम संख्या का हो या सम संख्या का हो, तो उसमें क्या होगा, ये बीच वाला जो होता है वो उसका औसत हो जाता है, ठीक है। बीच वाला जो है वो उसका औसत हो जाता है, ठीक।